नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? केमिस्ट्री का आनंद ले पा रहे हैं आप? क्या आपने केमिस्ट्री कुछ सीखा? आई होप कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी हद तक हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है, कुछ सीखा है और जाना है कि केमिस्ट्री को कैसे सीखे जाते हैं और केमिस्ट्री में कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को हमने कुछ लेक्चर में अवश्य सीखा। तो चलिए पुनः आपका स्वागत है ये नए लेक्चर में और उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप इस लेक्चर को हंसी हंसी खुशी खुशी इस लेक्चर को भी आप अटेंड करेंगे। बच्चा, हम लोग केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक पढ़ा। हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अफवाऊ का नियम, क्वांटम नंबर निकालना सीखा। तो आज बच्चा उससे हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी होता क्या है, आयन किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ों का आज आपको जानने का अधिकार है। तो बच्चा चलिए हम लोग आज के लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर का आनंद उठाते हैं। चलिए, तो बच्चा हमने आपको पढ़ाया कि किसे सेल कहते हैं, किसे सबसेल कहते हैं और किसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो आज हम लोग ऑर्बिट की चर्चा पुनः करेंगे और उस ऑर्बिट से ही हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन ये सारे चीज़ आपको स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। अगर कोई भी आपको त्रुटि हो, कोई भी आपको समस्या खड़ी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना संदेश भेजने का कृपा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको पता है कि जितने सारे एलिमेंट हैं, जितने सारे तत्व हैं, वो सारे तत्व के एक क्या है, नाभिक है। वो सारे तत्व का एक क्या है, नाभिक है। नाभिक में आपको पता है कि एक दो कण मौजूद होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चा शामिल होता है। इसके बाहर जो है, नाभिक के बाहर जो बने होते हैं, इसे हम लोग सेल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या कहा था, ऑर्बिट कहा था। ये ऑर्बिट है यानी कक्षा है, कक्षा कह दो या और इसे आप कह सकते हैं कोश। आप कक्षा कह दो, कक्षा कह दो या कोश कह दो। ठीक है, देखो आपको पता है कि नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और किस पे चक्कर लगा रहा है, तो एक वृत्तीय पथ पर। और वही वृत्तीय पथ जो है हमारा क्या कहलाया, ऑर्बिट कहलाया। बात क्लियर है। आपको ये भी हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। भरने का एक नियम दिया गया 2n²। क्या दिया गया, 2n²। ये 2n² नियम देने वाले कौन थे, बोरवरी थे। कौन थे, बोरवरी थे। उन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरने हैं ऑर्बिटल में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर और
ऑर्बिट कहने का मतलब है कि जिसका हमने नामकरण किया KLMNO, ये जो नामकरण हमने किया उसी को हमने एक नंबर भी दिया 1 2 3। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे हुए सो ऑन हो सकते हैं। अब हमने जब n का वैल्यू 1 रखा तो ये हमारा कोस कौन सा है, 1 कोस है, ये हमारा कोस 2 है, और ये हमारा कोस जो है 3 है। यानी 1 2 3 ये हमारा क्या है, कोस है। अगर 1 कोस की अगर हम बात करें तो 1 कोस में अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि पहले कोस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन भरा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने n का वैल्यू 2 लिया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 8। यानी अगले जो कोस होंगे यानी सेकेंड नंबर का जो ऑर्बिट होगा उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 3 4 5 6 7 और ये हमारा रहा 8 इलेक्ट्रॉन। अब तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, क्योंकि ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो बच्चा यहाँ पर हमारे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी तीसरे जो कोष होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा सिलसिला जारी रहेगा। इस तरीका से हमारा सिलसिला क्या रहेगा, जारी रहेगा, इलेक्ट्रॉन भरने का प्रक्रिया। देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने माना कि कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, उसका परमाणु क्रमांक मान लेते हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट लिया एल्युमिनियम, एलिमेंट हमने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। 13 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर हम इसको एक ऑर्बिट में सजाएं तो हर एलिमेंट जो है वो चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करें। पूरे केमिस्ट्री में एलिमेंट के लिए दो जो रूल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तो होता है कि ऑक्टेट रूल, ये सबसे पहला है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऑक्टेट रूल यानी बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमारा अस्टेबल हो जाएगा। वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो नियम है कि ऑर्बिट में जो भरे जाएंगे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो हमारा 2n स्क्वायर पर चलेगा। यानी 2n स्क्वायर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो आपका ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम कहता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में अगर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो एलिमेंट अपने आप को अस्टेबल हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ना तो तुम स्टेबल हो और ना ही हम स्टेबल हैं। हम दोनों क्या हैं, अपने अपने लाइफ में अनस्टेबल है। यानी हमारी लाइफ में अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। आप भी संघर्ष कर रहे हो बच्चा, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। यानी आप भी चाह रहे हो कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए और हम क्या हो जाएं, किसी के साथ बंधन में जुड़ जाएं और बंधन में जुड़कर हम अस्टेबल हो जाएं। यानी अपनी भी एक दुनिया बन जाए ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। अभी आप क्या कर रहे हो, भटक रहे हो ज़्यादा।
इधर उधर की दुनिया में। कभी तुम्हें ये पसंद आती है, कभी वो पसंद आती है। इस तरीक़ा से अगर हम कहें तो तुम क्या हो? अनस्टेबल हो। ठीक है? जैसे ही तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल जाए, जैसे ही तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। हम कह सकते हैं कि जैसे ही तुम्हें अपना जॉब मिल गया तो तुम्हारी शादी ब्याह करा दी जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। फिर तुम इधर उधर देखना नहीं चाहोगे। बात क्लियर है? इसी तरीक़ा से बच्चा एलिमेंट जो है वो भी उसके लाइफ में भी क्या है? अस्थिरता है। उसके लाइफ में भी क्या है? अस्थिरता है, यानी वो भी भटकता हुआ रह रहा है। वो भी क्या है? भटकता हुआ है। तो उसको स्टेबल होने के लिए एक नियम बनाया गया, अष्टक नियम। क्या बनाया गया? अष्टक नियम। और कहा गया कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल बनाना है, अगर उसे स्टेबल करना है तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो। उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो तो वो स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चे? आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एल्युमिनियम को हमने देखा, हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। हाँ, एक और बात समझ जाओ बच्चा कि ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये हीलियम के साथ जो है, हीलियम के साथ ये अपवाद माना जाता है। हीलियम के साथ क्या माना जाता है? अपवाद। हीलियम जो है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो पहले कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वो अस्टेबल है। वो क्या है? अस्टेबल है। और जो अस्टेबल होता है उसे हम नोबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल कहते हैं। यानी उसे आदर्श तत्व हम कह देते हैं। ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो हीलियम के साथ ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, कि हीलियम के 2 ही परमाणु क्रमांक है, इस वजह से उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो वो 2 ही पर क्या रहता है? स्टेबल रहता है। लेकिन इसके बाद जितने सारे एलिमेंट देखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? आपका अष्टक वाला रूल फॉलो करेगा। या तो अष्टक मानो या तो 2 मानो। धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एल्युमिनियम में पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया पहले कोष में। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा तो अभी भी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। अभी भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे? 11 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। जब दूसरे कोष की बारी आई तो दूसरे कोष में हमने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमने दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है। अब बात आया तीसरे कोष की। तो तीसरे कोष में मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं? तो 18 हम भर सकते हैं। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 18। तो 18 अब तो बचे नहीं हमारे पास। अब बचे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचा है तो अगले कोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो अब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिया। जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो हमने पाया कि इसके बाह्यतम कोष में अष्टक का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। इसके बाह्यतम कोष में जो अष्टक का नियम दिया गया है उस पर ये खरा नहीं उतर पा रहा है। इसका मतलब है कि ये एल्युमिनियम जो है वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है। ये बात समझ में आए? अगर इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते तो ये क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता। ये क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता और हम इसे नोबेल एलिमेंट कह सकते थे। लेकिन इसके पास बाह्यतम कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इस वजह से ये स्टेबल नहीं है। अब ये बच्चा चाहेगा कि हम स्टेबल हो, हम क्या हो जाएं?
स्टेबल हो जाए। तो देखो, जिस ऑर्बिट में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाए, या सिंपल सी भाषा में समझो, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट बचे हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के जितने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉन हमारा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे तुम पृथ्वी देखे हो, पृथ्वी को क्या कहते हो? जैसे पृथ्वी को बांटोगे तो इस तरीका से बांटेगा, इस तरीका से, इस तरीका से तुम पृथ्वी को बांटते हो या नहीं बांटते हो? बांट देते हो। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ये कोर क्या है? केंद्र के पास है। कोर जो है पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। तो केंद्र के पास अगर अष्टक वाले रूल पूरा फॉलो कर रहा, पूरा इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट में जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अगर सारे फिल हैं, इसका मतलब है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दोगे तो वही हमारा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ से पहला चीज आपको पता चला कि हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं। तो अगर हम बात करें कोर इलेक्ट्रॉन का, किसकी बात करें? कोर इलेक्ट्रॉन का, कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? तो देखो, एक तो होगा ये वाला, ठीक है, और एक होगा ये वाला। ये दोनों कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन दोनों कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वही इलेक्ट्रॉन का सम हमारा कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम संख्या पूछें, क्या पूछें? संख्या, तो वो संख्या क्या है? फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाला में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को बच्चा अगर हम ऐड कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एल्युमिनियम के कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम में टोटल 10 कोर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात क्लियर हुआ। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि जैसे पोटेशियम, किसकी बात करें? पोटेशियम। तो पोटेशियम में देखो, पोटेशियम कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, पुनः 8 होगा और 1 होगा। 2 8 8 1। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि 8 वाली कहानी आई कहाँ? तो बच्चा इसके लिए फिर से आपको जाने पड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले में, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम पहले कोर इलेक्ट्रॉन समझते हैं, उसके बाद ही उसकी चर्चा करेंगे 8 कहाँ से आया। देखो, हमने कहा कि अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके तीसरे कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके तीसरे कोष में, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर है, और बाकी का जो सारा ऑर्बिट है वो क्या हो चुका है? पूरी तरीका से अष्टक का नियम फॉलो करके भर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये तीनों जो होंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वो तीनों क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यानी 2 + 8 + 8 कितना हो गया? 18। यानी कि पोटेशियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 18 होते हैं। बात क्लियर है? चल, तो देखो, हमने तो कोर इलेक्ट्रॉन समझा है कि जो कोर के पास में जितने सारे अष्टक वाले नियम पूरा किया वो सारा क्या कहलाया? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब देखो, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है
एल्युमिनियम के अगर बाहर में देखा जाए तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऊर्जा क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नाभिक से दूर है। ये नाभिक से क्या है? दूर है। और नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, जो अष्टक का नियम फॉलो किया ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चा? संयोजी का मतलब है किसी से संयोग करना। किसी से क्या करना? संयोग करना। संयोग करने का मतलब है कि किसी से जुड़ना, किसी से मिलना। क्या होना? किसी से जुड़ जाना या किसी से मिल जाना। यही हमारा क्या कहलाया? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर संख्या की हम बात करें तो उसकी संख्या कितनी है बच्चा? तो 3 है। कितनी है इसकी? 3 है। बात क्लियर है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने किसको कहा? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन जिसे हमने क्या कहा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा। जो क्या करता है? संयोग करता है, यानी इसी को हमने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा। यानी इसी के कारण, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने का कारण क्या है? तो वो कारण है कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अष्टक का नियम पूरा नहीं करता है। इस वजह से वो चाहता है एलिमेंट कि हम अपनी अष्टक को नियम क्या करें? पूरा करें। और अष्टक के नियम पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? दूसरे से संयोग करेगा। किसी दूसरे एलिमेंट से क्या कर चाहेगा? कि हम जुड़ जाए। दूसरे एलिमेंट से क्या चाहेगा? कि हम जुड़ जाए। तो ये बात क्लियर हुए। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन। जो अष्टक का नियम पूरा नहीं किया तो वही हमारा क्या कहलाए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया। बात क्लियर है? चल, एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ठीक है, वैलेंसी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजकता। एक क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता क्या होता है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को संयोग करने की क्षमता कितनी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसमें संयोग करने की क्षमता कितनी अधिक है। जो क्षमता उसमें मौजूद है वही हमारा उसका क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। बात क्लियर है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्षमता जो है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। इसकी क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और ये क्षमता जो है ये चाहेगा कि हम किसी को ये इलेक्ट्रॉन दान में दे दें। किसी को हम ये इलेक्ट्रॉन क्या करें? दान में दे दें।
जिससे हम हमारा अष्टक का नियम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ संयोजकता भी जो होगा बच्चा, उसकी संख्या की अगर बात करें तो उसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। चल देखो, अब यहां से आपको हमने 3 टर्म सिखलाया। एक टर्म सिखलाया कि आपका कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यानी बाह्यतम कोश के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो सारे क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दूसरा टर्म हमने सिखलाया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, यानी कोई भी तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्षमता, इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की अगर हम बात करें कि संयोग करने के लिए उसके पास क्षमता कितना मौजूद है, तो उसको क्या कहा गया, संयोजकता कहा गया। बात क्लियर है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसको पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद इसे हम मिटाते हैं। चलो हो गया होगा। चल देखो, एक और पॉइंट समझना है कि हम वैलेंसी से यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम तत्व का वर्ग निकाल लेते हैं। वर्ग कहने का मतलब है कि उसके ग्रुप को पता लगा लेते हैं कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। इन सारे चीज़ों को हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, वो आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेहतर ढंग से समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, और किया है तो आपने लापरवाही के साथ किया है। तो आप पुनः जाकर उसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से अगर बात करें तो और भी अगर हम डिटेल में चलें तो देखो, कभी कभी प्रश्न जो पूछ लिया जाता है ऑर्बिट के नाम से पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, ऑर्बिट के नाम पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा हो गया प्लस, इस तरीका से हमारा क्या है, बना हुआ है। ठीक है, ऑर्बिट। आपको पता है कि बाह्यतम जो कोश है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करने में भाग लेता है। रिएक्शन में भाग कौन लेता है, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इस वजह से इसे हम लोग वैलेंस वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसी को हम लोग अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। या तो आप कहो इसको वैलेंस सेल कहो, या तो इसको अल्टीमेट सेल कहो। देखो, इसको याद कैसे रखना है, आप किसी को चेतावनी देते हो ना तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हो, अल्टीमेटम। एक वर्ड यूज क्या करते हो, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम कहने का मतलब है कि ये अंतिम क्षण है जो तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, यानी अंतिम निर्णय है हमारा कि तुम्हें क्या दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। तो अल्टीमेट से आप याद रखोगे कि अंतिम जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सेल बोले या बैलेंस सेल बोले।
वैलेंस सेल कैसे याद रखोगे कि क्योंकि सबसे बाहरी कोश का ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैलेंस के लिए भाग लेता है, यानी रिएक्शन के लिए भाग लेता है, इस वजह से इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, वैलेंस सेल पड़ गया। ठीक है, देखो जो अंदर वाला सेल है, ठीक है, अंदर वाली अगर हम सेल की बात करें इसके, ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद है, जो नाभिक के करीब है, जो नाभिक के करीब है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल बोलते हैं। यानी जो नाभिक के करीब है उसे हम फर्स्ट सेल के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, नाम याद हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि इसको हमने क्या नाम दिया, तो देखो यहाँ आपको दिख रहे हैं, इसको अगर हम नाम देने की बात करें तो इसको हम लोग पेनल्टी मेट कहा। क्या बोला, पेनल्टी मेट सेल कहा। इसको हमने क्या नाम दिया, पेनल्टी मेट सेल नाम दिया। और इस वाले को हमने नाम दिया एंटी पेनल्टी मेट, एंटी पेनल्टी मेट सेल। ठीक है, तो यहां से हमारे चारों सेल के नाम निकल कर आए। सबसे बाहरी जो सेल है उसको हमने कहा वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल। उसके अंदर वाले सेल को हमने कहा, यानी जो थर्ड नंबर का सेल है उसको हमने क्या कहा, तो पेनल्टी मेट सेल हमने कहा। सेकेंड वाले जो सेल है उसको हमने एंटी पेनल्टी मेट सेल कहा। और जो कोर के पास नज़दीक, यानी कोर के पास जो मौजूद सेल है, यानी एक नंबर का सेल है, उसको हमने फर्स्ट सेल का नाम दिया। तो हमने इसको क्या नाम दिया, फर्स्ट जो सेल है, फर्स्ट सेल का नाम, पहला सेल का नाम फर्स्ट सेल रहा। जो सेकेंड नंबर का सेल है, जो सेकेंड नंबर का सेल है उसको हमने एंटी पेनल्टी मेट कहा। जो थर्ड नंबर का सेल है उसको हमने पेनल्टी मेट सेल कहा। और जो अंतिम यानी फोर्थ नंबर का सेल है उसको हमने बैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल कहा। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आया कि हमने वैलेंसी पढ़ा, वैलेंस पढ़ा किस, अब वैलेंसी और वैलेंस जो होंगे बच्चा परिवर्तित भी होगा। खास करके वैलेंसी पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, यानी वैलेंसी जो होगा वो चेंज होगा। देखो अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, या समझो हमारी बात को कि हमने टोटल कितने एलिमेंट देखा। तो टोटल एलिमेंट की जो संख्या है, एलिमेंट जो है 118 मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं, 118 मौजूद हैं। 118 एलिमेंट से अगर हम बात करें तो कुछ धातु थे और कुछ उपधातु थे, कुछ उसमें मेटल देखे और कुछ क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। तो देखो यहाँ पर धातु और अधातुओं के बीच क्या संबंध है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में, इस बात पर आपको समझने की प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर आपके हाथों से फिसलता हुआ दिखेगा और आप 2 नंबर से पीछे रह जाएंगे। शायद आपका 2 नंबर के कारण मेरिट ना बने बच्चा। तो इस वजह से आपको ये 2 नंबर के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखें, हम एक एलिमेंट, एक क्या ले लेते हैं, एक जो एलिमेंट लेते हैं वो मेटल ले लेते हैं और एक एलिमेंट ले लेते हैं नॉन मेटल। ठीक है, हमने इधर धातु लिया है, ठीक है, तो इधर हम बात कर लेते हैं, हमने एक लिया है एल्युमिनियम को, तो हम एल्युमिनियम ही रहने देते हैं। ठीक है, और इधर एक हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को,
किसको ले लेते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। चलो देखो, एल्युमिनियम 13 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2 होगा, 2 8 2 होगा। और इसका करें तो पहले कोष में 2 और लास्ट वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको पहले ही हमने पढ़ाया, जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण कराया था, पढ़ाया था, तो उस समय हमने बताया था कि धातु और अधातु की पहचान हम कैसे करते हैं। तो उस टाइम हमने कहा था कि धातु की पहचान होती है कि धातु के अंतिम जो होते हैं कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, या तो 3 होगा। और अधातु के बारे में हमने कहा था कि उसके अंतिम जो कोष होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 7 होगा। बच्चा देखो, यहाँ पर एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है कि ये मेटल है। और इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अधातु है। ये क्या है? अधातु है। तो देखो, अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसके ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें, तो इसका जो होगा ये नाभिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसमें जो होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और लास्ट में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? इधर तो कोई समस्या नहीं होगा एल्युमिनियम के लिए। अगर यहाँ हम बात करें तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं, ठीक है। इसके 2 ही हैं, तो पहले 2 भरे जाएंगे। लास्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भरते हैं, 1 2 3 4 5, और ये बच्चा हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये बता दो जरा, क्या दोनों जो है, दोनों का जो अंतिम कोष है, क्या वो अष्टक नियम को पूरा किया है? क्या इन दोनों एलिमेंट के, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इन दोनों में से क्या दोनों के अष्टक जो है पूरा है या नहीं है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, यहाँ अष्टक का नियम पूरा नहीं है। अगर अष्टक का नियम पूरा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है अनस्टेबल है। दोनों क्या है? अनस्टेबल है। तो दोनों चाहेगा कि हम स्टेबल बने। दोनों क्या चाहेगा? हम स्टेबल बने। स्टेबल बनने के लिए ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें? दान करें। एक चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम इसकी बात करें वैलेंस की, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? तो आप कहोगे कि इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। इसमें तो बच्चा कोई समस्या नहीं होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी का नहीं बदलता। हम कह सकते हैं कि ना तो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदलेगा और ना ही नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदलने वाला। जितने उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसका वैलेंसी कितना होगा, तो बच्चा यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि मेटल के
जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही इसका वैलेंसी भी होता है। यानी ये त्याग करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तभी ये जाकर अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। इस वजह से इसे त्याग करने की क्षमता कितनी है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता है, हमने ये कहा कि अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर उसे दान करने हैं तो वो कितनी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए। तो आप कहोगे कि सर इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है, जिसके वजह से इसके अंदर का अष्टक पूरा है और ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को दान करने या ग्रहण करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर हमें बता दो कि इसके अगर अष्टक पूरा करना है, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन था, आसानी से दान कर दिया। इसकी मजबूरी थी, इसकी मजबूरी थी एल्युमिनियम को कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करता। अगर ये दान नहीं करता तो इसको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक सीधी सी बात समझ बच्चा, अगर हम आपसे कहें कि आपको आपके पास 100 रुपए, आपको एक कोई फल खरीदने हैं, कोई फल खरीदना है, ठीक है, उस फल की कीमत अगर हम माने तो मान लेते हैं कि 100 रुपए है। उस फल की कीमत कितने रुपए है, 100 रुपए है। अब जरा सोचो, तुम्हारे पास 100 रुपए न होकर तुम्हारे पास 90 रुपए मौजूद हैं। कितने रुपए मौजूद हैं, 90 रुपए मौजूद हैं। और एक जो फल है जिसकी कीमत 95 रुपीज है। कितने रुपीज है, 95 रुपीज है। अब जरा तुम ही बताओ कि ये फल विक्रेता जो है, तुम कहोगे फल विक्रेता से कि हमें ये 100 वाले फल दे दो, तो क्या ये देना चाहेगा आपको, नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसे यहाँ 10 रुपए के लॉस होंगे। कितने रुपए का लॉस होगा, 10 रुपए का लॉस होगा। यहाँ पर कहोगे तो यहाँ 5 रुपए का लॉस होगा, तो लॉस कम हुआ। लेकिन वही अगर हम बात करें कि कोई फल जो है 88 रुपए का है, तो अब आप इसे पुनः अच्छे ढंग से खरीद सकोगे, खरीद सकोगे या नहीं खरीद सकोगे, खरीद सकोगे। यहाँ भी धातु के साथ वही था कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 5 इलेक्ट्रॉन कोई देना नहीं चाहेगा। कोई क्यों दे इसे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसे देगा तो वो अनस्टेबल का अनस्टेबल रहेगा। तो यहाँ तो दोनों को, दोनों फल विक्रेता भी चाह रहा था कि हमारा भी काम हो जाए, हमें भी लॉस ना हो, और आप चाह रहे थे कि हमें भी लॉस ना हो। तो हो सकता था कि वो 95 वाला आपको फल दे जाता, तो दोनों को लॉस शायद नहीं होते। ये भी चाहता कि हमारा पूंजी उतना का उतना मिल जाए, और आप भी चाहते कि हम अपना फल लेकर घर जाएं। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के पास मजबूरी थी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपना त्याग कर दे। तो इसे त्याग करने की क्षमता थी, इसे क्या करने का क्षमता था, त्याग करने का क्षमता था। इस वजह से इसे वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का वैलेंसी की, अगर हम बात करें कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चा अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दें, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हमसे कोई हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर जाए। ये हमेशा चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो हो कोई हमें
दे कर जाए, यानी ये हमेशा लेने की प्रवृत्ति रखेगा। ये हमेशा क्या रखेगा? लेने की प्रवृत्ति रखेगा। तो लेने की प्रवृत्ति कितना रखेगा? क्या जितना मन करेगा उतना रखना चाहेगा? नहीं, इसे अष्टक पूरा करने के लिए ही चाहिए, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको लेने की प्रवृत्ति है। इसके पास 6 पहले से मौजूद थे, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसे जैसे ही मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसके वैलेंसी जो होंगे वो बच्चा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? बात क्लियर है? तो देखो, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इस तरीका से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? क्या इस तरीका से हम वैलेंसी निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इतना तो हमारे पास टाइम होता भी नहीं है। वहां तो सांस लेने के भी समय बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ तो पूरे डायग्राम की कहानी चल रही थी। तो देखो, जब भी आपको देखना होगा, तो अगर वैलेंसी देखना होगा तो आप हमेशा देखोगे कि लास्ट में जो अष्टक वाला है 2, 8, 8, 18 वाली जो कहानी चलेगी, उसमें देखना है आपको कि बाह्यतम में कितना है? 3 है, तो 3 हो गया वैलेंसी। जितना वैलेंसी है तो उतना ही क्या होगा? वैलेंस होगा। ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? वैलेंसी। ये किसके लिए है? तो आपका मेटल के लिए है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में जितना वैलेंसी होगा, तो आप वैलेंसी के लिए आप क्या करोगे? तो एक लिख लो फॉर्मूला, इसको 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया पोटेशियम का। हमने एग्जाम्पल लिया पोटेशियम का। पोटेशियम कितने होते हैं? 1900 होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया आपका सल्फर। कितना लिया? सल्फर। सल्फर कितने होते हैं? 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, चलो देखो, अगर हम पोटेशियम की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 8, 1, यही होगा। ठीक है, सल्फर की अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? इसका 2, 8, 6, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखो, यहाँ अगर हम बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हम बात करें कि इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि इसे 1 देना ही पड़ेगा। जैसे ही ये 1 दिया, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल हो गया। बात क्लियर है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वैलेंसी भी होगा, क्योंकि मेटल की पहचान ही हमने कहा है कि वो पहचान कैसे होगा कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। 1, 2, 3 जहां दिखा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वैलेंसी मारो, कहानी खत्म करो, 2 नंबर पक्के हैं। और अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का वैलेंसी कितना होगा बच्चा? यही आपका सल्फर का वैलेंसी हो जाएगा, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, यानी इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसके वैलेंसी की अगर बात करें तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 इसके वैलेंसी हो जाएंगे। तो सीधी सी 6 में कितना प्लस करेंगे कि क्या बन जाए? इसका वैलेंसी बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि या तो आप 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दो, या आप क्या कर दो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कर दो? उसमें कुछ जोड़ दो, ताकि क्या बन जाए? 8 बन जाए। तो ये हमारी कहानी थी किसकी?
वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। हमने समझा कि संयोजी किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अगर इसकी बात करें कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। इसके कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो अब अपनी कहानी हम आगे लेकर चलते हैं। देखो, अब अगर हम बात करें कि देखो, हमने एक बात कहा कि रिएक्शन तभी होता है जब किसी भी एलिमेंट के बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसका मतलब है कि इसके बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग लेगा। इसके भी बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भाग लेगा। ठीक है, अब भाग लेगा तो एक बात बताओ कैसे। ये जो है अपना एलिमेंट, अगर एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एल्युमिनियम अपना तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तीन इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो बच्चा अब हमें वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है। आपको हमने वैलेंसी सिखलाया और वैलेंसी से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम वैलेंसी को मिटा कर चलते हैं। देखो, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान दिया है। तो जब ये दान देगा, जब ये दान देगा, तो ये अपने ऊपर बच्चा, अपने ऊपर ये क्या करेगा, अपने ऊपर जो है ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर दान देकर चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, चार्ज बनाएगा। और कौन सा चार्ज बनाएगा, तो प्लस का आयन बनाएगा। प्लस का क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसके ऊपर +3 का चार्ज बैठ जाएगा। और ये जो +3 है, ये +3 जो आया, यही कहलाया हमारा आयन। क्या कहलाया, आयन कहलाया। यानी ये प्लस का 3 जो बना है, ये क्या बना है, आयन बना है, यानी आवेश बना है। ठीक है, चल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन इसमें कितने थे, अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम कितना था, 2 था, 8 था और 3 था। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गया और 8 हो गया, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग कर दिया है। तो इसके बाह्यतम कोष में अब कितने बचे, 8 बचे। इसी तरीका से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, हम इंक भर लेते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने थे, 2 और 6। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो उस पर जब ग्रहण कोई करेगा तो उस पर माइनस चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, माइनस चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस पर जो बनेगा -2 का आवेश बनेगा। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है,
तो यहाँ अब इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। और इस तरीका से ये क्या हो गया, ये भी अस्टेबल हो गया बच्चा। और इस तरीका से बात करें तो ये भी क्या हो गया, अस्टेबल हो गया। इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोगों ने क्या बोला, तो इसको आयन बोला। क्या बोला, आयन। तो यहां से एक टर्म निकल कर आया आयन, यहां से एक टर्म निकल कर आए आयन। तो आयन हम किसको कहते हैं, आयन, आयन हम लोग किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयन कहलाता है। किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन या तो त्याग किया गया है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, तो ग्रहण की गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या त्याग की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा आयन कहलाता है। बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। और आयन को बच्चा हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा प्लस के साथ उतना लिख देना है, और जितना ग्रहण करेगा उसको हम लोग माइनस के साथ लिख देना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चल देखो, अब ये जो है एल्युमिनियम जो था ये हमारा कहला रहा था परमाणु। क्या कहला रहा था बच्चा, परमाणु कहला रहा था। ये जो हमारा कहलाया ये परमाणु आयन कहलाया, परमाणु आयन कहलाया। ठीक है, परमाणु और परमाणु आयन में अब अंतर समझ में आ गए कि परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु आयन किसे कहेंगे। जिस पर प्लस माइनस का चार्ज बैठ जाए उसको परमाणु आयन कह देंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परमाणु होगा, और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, परमाणु आयन होगा, परमाणु आयन होगा। तो परमाणु और परमाणु आयन में भी आपको अंतर समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं आयन, अब आते हैं बच्चा अणु। देखो अब आते हैं अणु। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर बात करें दो एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं, दो एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, अब वो अणु ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु मिल जाए या अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल जाए। एक तत्व के परमाणु मिल जाए या अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अणु बोलते हैं। आपको अणु भी हमने बताया था हेट्रोजेनियस होता है। ठीक है, या सुनो सिंपल सी बात समझो, अगर हम बात करें कि अणु की, अब हमें समझने की आवश्यकता है बच्चा कि अणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं। देखो एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं, यानी जैसे देखो ऑक्सीजन है, जैसे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक ऐसा है एलिमेंट कि इसको अगर दूसरा कोई मिला तो उसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, और नहीं मिला तो खुद ही रिएक्शन कर जाता है, यानी अपने जैसा एक और ढूंढ के लाता है। यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु और ढूंढ कर लाएगा और खुद दोनों क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। खुद दोनों क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और क्या बना लेगा, अणु बना लेगा। यानी कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, एक अणु का निर्माण कर देगा। बात क्लियर हुई। इसी तरीका से अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो भी क्या करेगा, अपने जैसा एक और लाएगा और मिलकर Cl2 बना लेगा। तो इसको भी हम लोगों ने क्या बोला, अणु। अब कि ये कैसे पता चलेगा, तो देखो
क्लोरीन के अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका 2, 8 और 7 होता है, 2, 8 और 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इसके भी 2, 8, 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, दोनों आपस में साझेदारी कर लेगा और दोनों आपस में साझेदारी करके बॉन्ड बनाकर क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, अणु बोले। बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आया होगा कि अणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं, परमाणु आयन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। फिर हमने बताया आपको कि ऑर्बिट के नाम क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज़ हमने आपको सिखलाया। अब हम लोग को जानना है कि इसके कैसे कैसे अब रिएक्शन होंगे। हालांकि हमें रासायनिक अभिक्रिया अलग से पढ़ना है बच्चा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम नॉलेज लेंगे इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया क्या, हम उसको अलग टॉपिक ही मानकर चलेंगे, लेकिन यहाँ एक बात करें तो अब यहाँ पर आयन मिलकर क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनाएंगे, अब इसको समझते हैं। ठीक है, चल देखो, इसको मिटाते हैं अब। देखो, हमने कहा कि रिएक्शन जो होगा वो हमेशा हमेशा उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। रिएक्शन में भाग कौन लेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। हमने एक तत्व लिया, ठीक है, जैसे हम एक तत्व लेते हैं आपका मैग्नीशियम, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं क्लोरीन, एक क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का अभी हमने कहा कि 2, 8, 7 होगा। और इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम होता है 12, क्लोरीन होता है 17, तो 2, 8, 2 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये दोनों चाहेगा कि हम स्टेबल हो, दोनों क्या चाह रहा है कि हम स्टेबल हो। तो स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम क्लोरीन से कहेगा कि भाई एक काम कर, मैग्नीशियम किससे कहेगा, क्लोरीन से, कि एक काम कर भाई, तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लोरीन कहेगा कि भाई हमें तो एक ही चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। कहना है क्या कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन को एक चाहिए, क्लोरीन को एक ही चाहिए। तो क्लोरीन अगर मैग्नीशियम से कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैग्नीशियम कहेगा कि भाई हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया, हम अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देते हैं, फिर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो हम स्टेबल रह जाएंगे, हम अनस्टेबल रह जाएंगे और तुम तो स्टेबल हो जाओगे। तो मैग्नीशियम देगा नहीं। तो मैग्नीशियम कहेगा कि देखो, तुम्हें भी स्टेबल होना है, हमें भी स्टेबल होना है, यानी तुम्हें भी गम ने मारा, हमें भी गम ने मारा, एक काम करते हैं, दोनों गम को ही मार डालते हैं। तो इन दोनों ने एक उपाय निकाला और गम को मार डालने का कहा कि एक काम कर, मैग्नीशियम कहा क्लोरीन से कि एक काम कर भाई, तुम अपने जैसा एक और बंदे को ढूंढ कर ला, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जिसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, हम एक और ढूंढ कर लाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन को 2 दे देगा, क्योंकि 2 क्लोरीन इसमें शामिल हो गए। क्लोरीन एक और आया और एक और आया। देखो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, समझो हमारी बात को। इसको भी -1 चाहिए था, अब ये सब मिल रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, देखो
ये दोनों मिलकर क्या हुआ, तो मैग्नीशियम क्या बना, क्लोराइड बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। क्लोरीन कै गो है, दो गो है, तो ये दो बन गया, और यही हमारा क्या कहे, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम तो एक ही था, लेकिन क्लोरीन कितना आया, दो आया, तो ये दोनों रिएक्शन करके दोनों आपस में जुड़कर एक बना लिया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। बात समझ में आया बच्चा? ये हमारी एक बेसिक कहानी थी, ये हमारी क्या थी, एक बेसिक कहानी। लेकिन अगर हम बात करें कि देखो, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि देखो, अगर हम यहाँ अगर बात करें तो मैग्नीशियम को +2 देना है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाह रहा है, क्लोरीन जो है एक ग्रहण करना चाह रहा है। मैग्नीशियम 2 त्याग करना चाह रहा है, क्लोरीन एक ग्रहण करना चाह रहा है। दोनों देखो बच्चा, ये दोनों जब मिलेगा तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है और क्लोरीन जो है ये दोनों चिपकेंगे, दोनों आपस में क्या होगा, चिपकेगा। जब दोनों आपस में चिपकेगा तो क्या होगा कि मैग्नीशियम का अपना जो बोझा है, अपना जो भार है, वो क्लोरीन को दे देगा। क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा। यानी इसके पास जो 2 रुपए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये अपना जो 2 रुपए रख के मंडरा रहा है, वो क्लोरीन के पास भेज देगा। क्लोरीन अब इसका चिट्ठी को क्या करेगा बच्चा, एक्सेप्ट करेगा। यानी ये अपना चिट्ठी क्लोरीन को भेजेगा, और क्लोरीन अपना चिट्ठी इसको भेजेगा, और फिर चिट्ठी और संदेश की कहानी शुरू हो जाएगी। तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को दिया, और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया बच्चा, क्लोरीन को। यानी मैग्नीशियम अपना 2 जो खत है वो किसको दे दिया, क्लोरीन को, और क्लोरीन अपना एक खत जो है, 2 खत के बदले में एक खत किसको दे दिया, मैग्नीशियम को। और यही दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों की वार्तालाप हुआ, और दोनों क्या हो गए, अपना अष्टक नियम पूरा किया। और यहाँ से ऐसे लिखना बच्चा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से इसको लिखा गया कैसे, MgCl2, और ये लिखना क्या हो गया, क्योंकि एक का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? ये कैसे बना, यही चीज ये है बातें, यही बातें हमने यहाँ डायरेक्ट समझाया। बात क्लियर है? चल एक और देखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, चल देखो, एक हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है, सोडियम का 11, यानी 2, 8 और 1, 2, 8, 1, यानी सोडियम के ऊपर 1 चाहिए। ठीक, इसी तरीका से एक ले लेते हैं क्लोरीन। किसको ले लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन 17, यानी 2, 8, 7, यानी यहाँ क्लोरीन को -1 चाहिए। तो देखो बच्चा, सोडियम एक खत देना चाह रहा है, क्लोरीन एक खत लेना चाह रहा है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, खत का अदला बदली करेगा। दोनों जो है अपना खत का क्या करेगा, अदला बदली करेगा। खत का अदला बदली करेगा तो सोडियम जो है अपना खत किसको भेजेगा, क्लोरीन को। दोनों छत्ता पर बैठ के इंतजार कर रहा है, क्या इंतजार कर रहा है कि उधर से क्लोरीन हमारा एक खत भेज दे। जहाज बना के वो बचपन में करते थे ना, कि कागज का जहाज बना लेते थे, और कागज का जहाज बनाकर क्या करते थे, फेंकते थे। ठीक है, तो सोडियम चाह रहा है कि एक खत हमें कौन भेज दे, क्लोरीन भेज दे। तो क्लोरीन भेजा तो सोडियम के पास नीचे आ गया, और क्लोरीन चाह रहा है कि हमें एक खत सोडियम भेज दे, और दोनों एक खत भेजा, दोनों का गठबंधन हुआ, और दोनों क्या बन गए बच्चा, यहाँ से दोनों का सगाई
कंप्लीट हुआ। सगाई हुआ, सगाई में बच्चा ऐसे नहीं, अंगूठी दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करो, अंगूठी को छिपा दो, NaCl, तो ये क्या बन गया, NaCl, और यही हमारा क्या होता है, नमक होता है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग इसके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे बेहतर ढंग से, और भी ब्रॉड लेवल पर जाकर हम आपको सिखलाने का प्रयास करेंगे आयन के बारे में। तब तक के लिए बच्चा आप अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों को आदर करें और अपने छोटे भाई बहन को प्यार भरा स्नेह से खुश रखें।